हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गॉस लॉ जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था उसी की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हर वीडियो लेक्चर में जैसे कि मैं करता ही हूँ कि मैं जब भी नया वीडियो लेक्चर चालू करने वाला होता हूँ मैं पुराना कुछ न कुछ आपको रिवाइज वापस से करवा देता हूँ। तो इस बार भी मैं वही करने वाला हूँ। क्या पढ़ रहे थे हम हमारे पुराने वीडियो लेक्चर में गॉस लॉ के बारे में। तो गॉस लॉ क्या होता है, तो गॉस लॉ के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज है तो ये किसके इक्वल होता है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई वो किसके इक्वल होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, जिसको कि समेशन ऑफ क्यू भी लिखा था मैंने, इसको ऐसा लिख दो समेशन ऑफ क्यू अपॉन ε0। ठीक है, मतलब उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है उसको डिवाइड करना है एक प्रकार से अपने को ε0 से, ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये हमारा था गॉस लॉ के बारे में। अब उसी गॉस लॉ की एप्लीकेशन का सीधा मतलब है कि उस गॉस लॉ की हेल्प से आप क्या क्या चीजें वो डिराइव कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने मैंने सबसे पहली एप्लीकेशन लिखी हुई है, मतलब हेडिंग लिखा हुआ है उसका, क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर निकालना है। क्या निकालना है कि अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि कैसा है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब हमारे पास एक कंडक्टर है और वो किस टाइप का है, स्फीयर टाइप का, मतलब गोल टाइप का है। ठीक है, मतलब एक स्फेरिकल कंडक्टर है। तो हमें ये चीज समझने के पहले एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वो होता है कि जिसमें अगर हमने उसे चार्ज दे दिया, मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसको अगर हमने चार्ज दे दिया तो चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर वहीं अगर हम इंसुलेटर की बात करें, कंडक्टर के अलावा अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर पे आउटर सरफेस पर चार्ज स्प्रेड नहीं होता है। वो कहां पर डिसाइड हो जाता है, जिस पॉइंट पर आपने उस चार्ज को दिया है बस उसी पॉइंट पर रुक जाएगा। मतलब जैसे कि ये प्लास्टिक है, ये कैसा है, इंसुलेटर है। तो इस प्लास्टिक पे अगर मैंने मान लो कि अगर कोई सप्लाई बाहर से ली और इस पर चार्ज दिया तो वो क्या इस पूरी मार्कर में फैल जाएगा, नहीं होगा। वो जिस पॉइंट पर आपने दिया बस उसी पॉइंट पर सीमित रह जाएगा। पर वहीं अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर के लिए मैं अगर एक वायर ले लूं कि मान लो हमारे पास एक एल्यूमिनियम का या कॉपर का वायर था, तो अगर मैंने उसके किसी भी कोने में, चाहे इस कोने में, बीच में, आगे पीछे, जहां भी अगर मैंने उसमें चार्ज दे दिया तो वो पूरे के पूरे उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। मतलब आपने अगर इधर चार्ज दिया तो इधर भी उंगली करोगे तो हमें झटका लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कंडक्टर की। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है हमारा जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे यूं समझ लो कि सबसे पहली एप्लीकेशन है। तो आइए चलो समझते हैं इसको क्या है। कि मान लो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज कैसा है, कंडक्टिंग स्फीयर है। ये स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब है कि अगर मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो कंडक्टर के केस में मैंने अभी बताया है कि चार्ज कहां पर होगा, उसकी आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से इसका एक सेंटर पॉइंट है और यू भी बोल देते इस वाले स्फीयर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, अब इस स्फीयर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्या, किसी एक पी पॉइंट पर ड्यू टू यूनिफॉर्म, मतलब इसकी वजह से निकालना है। तो इसकी वजह से कहां पर निकालना, कोई पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना मुझे। तो इसकी वजह से मैं चाहता हूं कि एक पी पॉइंट है हमारा जो कि एक आर डिस्टेंस पर रखा है। ये यहां पर एक पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है जो कि इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। इसको आर बोला गया है, इसको कैपिटल आर बोला गया। ठीक है, वो हमारा दोनों चीजों को बाइफरगेट करने के लिए, हाँ ये इसकी रेडियस कैपिटल आर है और वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल आर से कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है। अब हम पढ़ किसको रहे बच्चों, फिर से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पढ़ रहे गॉस लॉ, और गॉस लॉ में मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास एक स्फीयर होना चाहिए, मतलब एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। तो जिस पॉइंट पर कैलकुलेशन करना है मैं वहां पर एक क्या बना दूंगा, एक सरफेस अपने एंड से ही बना दूंगा। ठीक है बच्चों, समझना क्या चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छे ही बना देता हूँ, गोल लगे तो सही, नहीं तो बोले सर आपको सर्कल भी ढंग से बना देंगे। ठीक है, अभी मान लेना कि अच्छा बन गया ये। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पर मुझे कैलकुलेशन करना है। तो मैंने क्या करा, इस पी पॉइंट पर एक
सरफेस बना दी। सरफेस का नाम क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस। क्या बोला जाता है बच्चों? गॉसियन सरफेस। गॉसियन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन में या गॉस लॉ में यूज हो रही है, इसलिए इसको गॉसियन सरफेस बोला जाता है। पर ये कुछ नई चीज नहीं होती है, ये क्लोज्ड सरफेस ही होती है। क्या होती है बच्चों? क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा एक कंडक्टिंग स्फीयर था, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। इसकी वजह से हमें एक पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, तो हमने उस पी पॉइंट पर एक सरफेस बना दी, जिसको कि बोला जाता है क्या? गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहां पर अब इस पूरे सरफेस को लेने के बजाय मैं हमेशा क्या करता हूं, एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी एक स्फीयर के केस में आउटसाइड चार्ज लेकर और इनसाइड चार्ज लेकर भी एक स्मॉल सरफेस ली थी, तो यहां पर भी मैं कुछ ऐसा ही करूंगा। यहां पर मैं एक स्मॉल सरफेस ले लेता हूं, जिसका नाम दे दिया मैंने क्या? टीएस। बोले इस पूरी सरफेस ए से इसमें इसका एक छोटा सा हिस्सा मैंने क्या ले लिया? डीएस। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करूंगा मैं, ये हमारा एक कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इस पर, इस पॉइंट पर, ये जो एरिया है डीएस एरिया, इसका एरिया वेक्टर कहां पर होगा? इसकी डायरेक्शन क्या होगी एरिया वेक्टर की? यही होगी बच्चों, डीएस वेक्टर। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, और इसी पॉइंट पर अभी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी मेरी? यही वाली होगी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर जो है उसके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। इतनी बात समझ में? हमें करना कुछ नहीं है, इस यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड एक पी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो हमें जैसे ही उसने बोला कि कंडक्टिंग स्फीयर है, हमने कंडक्टिंग स्फीयर बना दिया, उसकी रेडियस बोल दी r। ठीक है, उस कंडक्टिंग स्फीयर से एक पी पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर, उस पर एक गॉसियन सरफेस बना दी और वहां पर एक स्मॉल एरिया ले लिया और वहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन बता दी। और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, इसलिए वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब हम यहां से अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। डेरिवेशन क्या है? बहुत सिंपल है, आप समझते चले जाना, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन शुरुआत करते हैं। मैं लिख देता हूं बाय डेफिनेशन, कि बाय डेफिनेशन का ये जहां पर भी वर्ड में यूज करूं इसका मतलब समझ जाना कि बाय डेफिनेशन का मतलब है, मैं बोलना चाह रहा हूं कि गॉस लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्या है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग? कि जो फाई होता है, डी फाई जो बोला जाता है, डी फाई किसके इक्वल होता है बच्चों? डी फाई क्या होता है हमारा? ई डी एस कॉस थीटा होता है, ई डी एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और उनका डॉट प्रोडक्ट, तो वो ई वेक्टर डॉट डीएस लिखूं या फिर ई डी एस कॉस थीटा लिखूं, दोनों चीजें एक ही। तो डी फाई इजिकल टू ई डी एस कॉस थीटा, मतलब इसका सीधा क्या मतलब हुआ कि अपना कॉस थीटा मतलब एंगल क्या है? ई और डीएस के बीच में 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री मतलब कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। मतलब यहां पर हमारे पास क्या बच जाएगा? ई डी एस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें फाई निकालना है, मतलब डी फाई की वैल्यू ई डॉट डी एस है हमारी, पर अगर हमें फाई कैलकुलेट करना है तो फाई कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस डी फाई का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चों। ये भी मैं बता चुका हूं कि डी फाई एक स्मॉल सरफेस का फ्लक्स है। अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि डीएस लिया था हमने, तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस करूं मतलब वो पूरी सरफेस का जो बात करना है, जो भी हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है वो पूरी सरफेस की आ जाएगी। मतलब स्मॉल चीज को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब वो पूरी चीज की बात कर रहे हैं। वैसे स्मॉल फ्लक्स को अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो वो पूरे फ्लक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो फाई किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, जो कि किसके इक्वल हो गया हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की वैल्यू क्या है? ई डॉट डी एस। इसको कैसा भी लिख दूं मैं, ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, क्योंकि ई कांस्टेंट है और डीएस का इंटीग्रेशन में कर सकता हूं। तो ये फाई की वैल्यू हमारी यहां से आ जाती है। ठीक है, इसको बोल दो कि इक्वेशन नंबर क्या है मेरी? 1। ठीक है, अभी इसको और कंप्लीट कर लेते हैं अपन। चलो 1 नहीं डालते अभी, ई डॉट डीएस। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, मतलब डीएस छोटा सा एरिया है, इसका इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे सरफेस की बात कर रहा हूं। ये पूरा सरफेस हमारा गॉसियन सरफेस है जो कि एक स्फीयर है, और स्फीयर का इंटीग्रेशन क्या होता है? मतलब स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? लास्ट लेक्चर में भी हमने बात करी थी, क्या होता है? 4πr²। तो यहां से फाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? ई और 4πr। आर मतलब इसकी रेडियस लेंगे, किसकी? इस गॉसियन सरफेस की, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएस किसका है? इस डीएस का इंटीग्रेशन मतलब इस पूरी सरफेस की बात कर रहे हैं, और इसकी रेडियस कितनी अपनी? स्मॉल आर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4πr²। ये जो है फाई की वैल्यू, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर क्या है मेरी?
1 है। समझ में आया ना बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब मैंने ये लिखा है, लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ ds जो है वो किसके इक्वल है 4πr स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इस पूरे स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गया। अब मैं डायग्राम थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि हमें जगह मिले। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर की इक्वेशन हमारी निकल जाती है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 हमारी अब पता चली। क्या निकली वैल्यू हमारी, phi इजिकल टू E.4πr स्क्वायर। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, चीजें समझ में आ रही। स्टेप में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है। डायग्राम हमने बना दिया, डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, बाय डेफिनेशन मतलब जो डिफाइन मतलब फ्लक्स की जो डेफिनेशन थी, फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है ईडीएस कॉस थीटा, या फिर बोलो उसको ई वेक्टर डॉट डीएस। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हमने फाई की वैल्यू निकाली। दूसरा गॉस लॉ की हेल्प से, क्योंकि गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, तो गॉस लॉ क्या बोलता है हमें कि जो फाई होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। टोटल चार्ज किसका, उस पूरे सरफेस का टोटल चार्ज। वो टोटल चार्ज हमने क्या लेके चले, उसको क्यू मान के चले। तो वो जो अंदर सरफेस थी अपनी, जिस पर ऐसा प्लस दिया हुआ था, उसका जो चार्ज था उसको बोला गया था क्यू। मतलब बोलो, मैंने लिखना भूल गया था मैं, तो वो क्या था, क्यू चार्ज था। ठीक है, तो ये टोटल चार्ज किसके इक्वल हो गया बच्चों, समेशन ऑफ क्यू। तो समेशन ऑफ क्यू मतलब टोटल चार्ज क्या था, मैं बोल के चला था कि क्यू है वो, तो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, फाई की वैल्यू। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 दोनों को क्या कर लो, कंपेयर कर लो या इक्वेट कर लो। कंपेयरिंग या यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2 क्या मिलता है बच्चों हमको, 1 से E.4πr स्क्वायर, E.4πr स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, यहां से Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहां से मुझे किसकी कैलकुलेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये Q 4πr स्क्वायर इधर नीचे आ जाएगा, 4πr स्क्वायर हो जाए एप्सिलॉन 0। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, Q को ये रहने देता हूं, 4π और एप्सिलॉन 0 को साथ में लिख देते हैं और r0 को साइड में लिख देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आ गया बच्चों। ये 1/4π एप्सिलॉन 0, ये चीज इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 1/4π एप्सिलॉन 0 किसके इक्वल होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर। तो इसको लिख दिया K, ये अपना Q और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारा डेरिवेशन होता है कि अगर हमें किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है तो उसका क्या डेरिवेशन आता है, KQ बाय R स्क्वायर। तो वही हमने गॉस लॉ के हेल्प से एज ए एप्लीकेशन हमने कैलकुलेट या डिराइव कर लिया। आई बात समझ, कितना सिंपल सा डेरिवेशन था। वही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ये निकल गया। ये किसकी वजह से निकालना था, यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो हमने कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया था, उसके कारण एक P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी थी। ये स्टेप पहली थी, ये अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। यहाँ तक की दूसरी स्टेप थी, दोनों से इक्वेशन निकाली, उसको कंपेयर करा या यूज किया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आ गया। दैट्स ऑल, पिक्चर खत्म। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसे ही यूज करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा ध्यान रखना, अभी ये डेरिवेशन को यूज करूंगा मैं। बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन से बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। कोई ज्यादा ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि अगर आप करते चले जा रहे हो तो कहीं भी कोई डाउट हमें नहीं बाकी रह जाएगा। ठीक है, अब हम अभी तक क्या समझे थे कि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर था जो कि ऐसा चार्ज था और उसके कारण एक P पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करी हुई है। ठीक है, ये हमारा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ गई, जो क्या है KQ बाय R स्क्वायर। अभी हमारा पॉइंट कहां पर था, स्फीयर के आउटसाइड था, मतलब फर्स्ट वाली जो चीज थी वो आउटसाइड थी स्फीयर, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब अगर सेकेंड केस ले लूं कि अगर ये पॉइंट कहां पर है हमारा, एट द सरफेस, पहले ये पॉइंट यहां ना होते हुए पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, मतलब पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, एट द सरफेस, सरफेस के ऊपर है। मतलब जो हमारी कंडक्टिंग स्फीयर है, ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है,
तो वो जो पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, अभी पिछले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हमने कहा करी थी, पॉइंट कहीं ना कहीं बाहर था और वहां पर हमने एक गॉसियन सरफेस बना ली थी। अब वो पॉइंट खिसक कर कहां पर आ गया, सरफेस पर आ गया। सरफेस पर आ गया मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ कि उसको क्या माना था हमने, आर माना था। मतलब अगर पॉइंट यहाँ सरफेस पर है, इसी सरफेस पर है, तो यहाँ पर आर और आर दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। ये यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि पॉइंट कहां पर है, सरफेस पर ही है। तो अगर पॉइंट सरफेस पर है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है वो दोनों इक्वल हो गए। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में हमारा KQ/R² था, स्मॉल आर स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। बस इतना सा फर्क होगा कि अगर पॉइंट कहां पर हो, सरफेस पर हो। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर पॉइंट हमारा कहां पर आ जाए, इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर आ जाए, देखो एक ही चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, वो हमें समझना होता है। अब ये पॉइंट कहां पर खसक कर आ गया, मतलब इसके लिए इनसाइड द सरफेस के लिए मैं डायग्राम बना देता हूं कि सरफेस के अंदर क्या है, कि हमारा पॉइंट जो है वो ऐसा कुछ है कि ये हमारी गॉसियन सरफेस, सॉरी ये कंडक्टिंग स्फीयर था जिसके ऊपर ऐसा चार्ज रिसाइड था, ठीक है। उसकी अपनी रेडियस थी जिसको कि हमने क्या बोला था, कैपिटल आर, इसकी अपनी रेडियस थी। और वो जो पॉइंट जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट अब फर्स्ट केस में था बाहर, दूसरी केस में सरफेस पर आ गया और थर्ड वाले केस में इसके अंदर आ गया। मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पर है तो यूं समझ लो कि इस पॉइंट, इसको ऐसा थोड़ा बना, थोड़ा दिखेगा आपको, तो इस पॉइंट इसकी रेडियस आर है, तो इसकी अपनी एक गॉसियन सरफेस होगी भैया। अब यहाँ पर तो ये सरफेस पर नहीं है ना, तो इसकी अपनी एक गॉसियन सरफेस। आई बात समझ में भैया, पॉइंट बाहर था तब उसकी अपनी गॉसियन सरफेस थी, पॉइंट सरफेस पर है तो सरफेस के ऊपर क्या सरफेस बनाओ, ठीक है। तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, मतलब पॉइंट आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों एक ही चीज थी। और अगर पॉइंट अंदर आ जाते सरफेस के अंदर, तो भैया ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इसकी डिस्टेंस उस सेंटर से कितनी है, स्मॉल आर है, तो उसकी अपनी एक सरफेस बना दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है, तो इनसाइड द सरफेस देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम जो इनसाइड द सरफेस है, तो ये कैसे निकालेंगे हम। तो ये हमारे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फाई होता है वो समेशन ऑफ Q/ε0 होता है। अब हमें देखना है टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो भैया इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, बस वो देखना है हमें। तो कितना चार्ज है, ये जो चार्ज है इस कंडक्टिंग स्फीयर का, इसको हमने क्या बोला हुआ है, Q चार्ज है। तो ये चार्ज तो सरफेस की आउटर सरफेस पर है ना। एक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज रिसाइड होता है, जैसे हमने उसको चार्ज दिया है, तो वो हमेशा उसके आउटर सरफेस पर ही रहेगा। आई बात समझ में बच्चों, मतलब उसके अंदर की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। एक कंडक्टर के अंदर की साइड में कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि वो रिसाइड कहां पर करता है, उसकी आउटर सरफेस पर। इसका सीधा सा मतलब है कि जो समेशन ऑफ Q है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0 है। मेरी बात समझ में है ना कि भैया ये कैसा स्फीयर है, मेरा कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर कैसा कहलाता है कि जिसके जो चार्ज है वो कहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी आउटर सरफेस पर। अब जब उसके आउटर सरफेस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो उसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, मतलब इसके अंदर चार्ज नहीं, मतलब चार्ज कितना है, 0 है। अगर चार्ज 0 है तो हमारा जो फॉर्मूला है किसका, सॉरी फाई जो है, ये फाई कितना हो जाएगा, 0। अगर ये 0 है तो ये फाई की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर फाई 0 है तो हमारा जो बाय डेफिनेशन है क्या है, गॉस लॉ की, सॉरी फ्लक्स की जो डेफिनेशन है क्या बोलती है, फाई इक्वल टू EdS cos थीटा होता है, या EdS लिख दू, E.ds। तो अगर फाई 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। भैया पहले क्या देखा, फाई किसके अकॉर्डिंग, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय ε0। टोटल चार्ज सरफेस के अंदर कितना है, 0, मतलब फाई की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक। फाई अगर 0 हो गया तो हमारा बाय डेफिनेशन फ्लक्स कितना होता है, E.ds। तो अगर ये फाई 0 हो गया तो ये E.ds बचेगा, ये ds इधर डिवाइड में आएगा तो ये भी 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। मतलब सीधा सा ऐसा मतलब है कि अगर हमारा पॉइंट एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है और वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। पॉइंट अगर कंडक्टर के बाहर है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी जो कि हमने निकाला था KQ/R²। पॉइंट अगर सरफेस पर है तब भी KQ/R² हो जाएगी, पर वो
कैपिटल स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। वो थर्ड केस है कि जब हमारा पॉइंट क्या है, सरफेस के अंदर है, तो सरफेस के अंदर है तो वहां पर फ्लक्स जीरो है, टोटल चार्ज जीरो है, दोनों चीजें जीरो है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। कोई डाउट? फर्स्ट एप्लीकेशन थी, बहुत अच्छे से मैंने समझा दी है। अब ये जितना अच्छे से मैंने समझाया आप लोगों को, अगर आपने इसी की हेल्प ले ली तो आप बाकी की एप्लीकेशन को यूं ही समझ जाओ। एक और एप्लीकेशन में आपको समझा देता हूं, उसमें भी यही कर रहा है वो कि सरफेस के बाहर एक पॉइंट ले लिया, फिर सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ले लिया और फिर सरफेस के अंदर एक पॉइंट ले लिया। चलो आप डिस्कस कर लेते हो। आप पानी पी लेता हूं मैं। ठीक है ना, चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है, बस उन्हीं को हमको थ्योरी वाइज या फिर डेरिवेशन में यूज कर करके लिखना होता है। चीजें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस आप समझ लेते। हाँ चलो, ये चीज जो मैंने बताई, इसको एक ग्राफ भी, इसका ग्राफ भी बना हुआ आपको मिलेगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है कि ग्राफ में उसने क्या बोला हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है ग्राफ कि हमारा स्फीयर था, वही कंडक्टिंग स्फीयर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज था। देखो डायग्राम को, ग्राफ को भी समझाने के लिए मैं उसी स्फीयर की मदद ले रहा हूं। ठीक है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है कि अगर ये सेंटर पॉइंट था हमारा, इस स्फीयर का सेंटर, यहां से एक एक्सिस इन्होंने यहां निकाल दी। ठीक है, समझना, ग्राफ बहुत सिंपल है। ठीक है, और यहां से एक वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल ले ली। इस हॉरिजॉन्टल के अलोंग हमारा क्या है, आर है, मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस। उस पॉइंट का डिस्टेंस को आर वेक्टर को इधर दिखा दिया। ये वाली जो चीज है, इसको उन्होंने बोला गया है कि क्या है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। समझना, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब उसने अलग अलग तीनों केसेस ले लिए कि आर अगर लेस देन आर हो, या फिर आर इक्वल टू आर हो, या फिर आर जो है ग्रेटर देन आर। देखना, आर लेस देन आर, आर मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस लिया था हमने, ये पॉइंट जो था वो आर डिस्टेंस पे था, और इसको क्या बोला था, आर। अब आर लेस देन आर है, मतलब आर जो है वो इस आर से क्या है, छोटा है। छोटा है इसका मतलब क्या है, पॉइंट कहां पर है, सरफेस के अंदर। तो सरफेस के अंदर अगर पॉइंट है, मतलब इनसाइड, इनसाइड वाली बात कर रहे हैं। समझ रहे हो ना कि आर छोटा है, आर छोटा, आर किसको माना था हमने, उस पॉइंट के डिस्टेंस को। अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस छोटा है, मतलब इससे छोटा है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट हमारा कहां पर है, इस सरफेस के अंदर, मतलब वो थर्ड वाला केस। ठीक है, ये आर हो गया, स्मॉल आर। तो उस वाले केस में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली थी, वो क्या मिली थी बच्चों, जीरो मिली थी। तो यहां पर इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ, देखना आप यहां पर, मतलब उसको यहां पर इंडिकेट किया हुआ है, और यहां से इस पॉइंट को यहां पर ऐसा कुछ मिलाया हुआ है। समझना, बहुत इजीली समझा रहा हूं मैं, समझ जाओगे। मतलब इसको एक काम करता हूं, चलो पूरा ग्राफ बना देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आर लेस देन आर वाली बात हो गई, यहाँ पर आर इक्वल टू आर वाली बात हो गई, और ये हो गया आर इज ग्रेटर देन। देखो अब डायग्राम को देखो, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है इस डायग्राम में, कि भैया ये आर को इंडिकेट कर रहा है, मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा है, उस पॉइंट के डिस्टेंस की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस बना दी। सबसे पहली वाली चीज है आर लेस देन आर, मतलब पॉइंट जो है वो सरफेस के अंदर है। सरफेस के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, जीरो। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर होगी, इधर होगी ना। अगर इस एक्सिस पर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो। मतलब यहां से यहां तक, मतलब सरफेस के अंदर अगर पॉइंट में कहीं पे भी जाऊंगा, मतलब यहाँ पे चला जाऊं, यहाँ पर चले जाऊं, यहाँ पर चले जाऊं, मतलब सरफेस तक मैं पहुंचू, वहां तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सेंटर से लगाकर इस सरफेस में कहीं भी तोड़ लू, इस मतलब इस पॉइंट पर चले जाऊं, इस पॉइंट पर चले जाऊं, यहाँ चले जाऊं, यहाँ चले जाऊं, तब तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, जीरो। तो वही उन्होंने यहाँ पर ग्राफ में बताया जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, जीरो है। ठीक है, जैसे हम उस सरफेस पर पहुंच गए, मतलब आर इज इक्वल टू आर एट सरफेस, सरफेस पर पहुंच गए तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई थी बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये निकल गई थी हमारी के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल। ठीक है, मतलब सेकंड वाला केस।
तो ये सरफेस वाला पॉइंट हो गया, मतलब पॉइंट हमारा कहाँ हो गया, सरफेस पर। तो उस पर कुछ न कुछ वैल्यू होगी, ये r इक्वल टू आर पे ये कुछ न कुछ वैल्यू होगी, जिसको क्या बताएगा, यहाँ से 0 चली और यहाँ पर इस पॉइंट पर, मतलब सॉरी r इक्वल टू आर पर सरफेस पर वैल्यू क्या थी, KQ बाई आर स्क्वायर, तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गई। और उसके बाद r अगर ग्रेटर देन r हो जाता है, मतलब पॉइंट कहां पर है, आउटसाइड है, ये जो r है वो ग्रेटर देन r है, ये जो r है ये इस r से बड़ा है, तो r से बड़ा है मतलब पॉइंट कहीं ना कहीं बाहर है, तो पॉइंट बाहर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी r के रिस्पेक्ट में। देखो ना, इस वाले केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी, KQ बाई आर स्क्वायर। अगर इसको बढ़ाते जाऊंगा, किसको, आर को बढ़ाते जाऊंगा, तो आर किधर बढ़ेगा, इधर ही बढ़ेगा, तो आर को जैसे जैसे बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसको अगर मैंने बढ़ाया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। तो यही अगर इधर वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, देखो शुरुआत कहां से हुई, यहां से हुई, ठीक है, यहां पर क्या था, सेंटर पॉइंट था, यहां से कहां गया मैं, यहां से यहां तक जाने में, तो यहां से यहां तक जाने में कौन सी पोजीशन है मेरी, आर लेस देन आर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। फिर यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है मेरा, सरफेस वाला पॉइंट, तो सरफेस वाले पॉइंट पर वैल्यू क्या है, KQ बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली अगर बढ़ाते जाऊंगा तो हमारी वैल्यू क्या होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की कम होती चली जाएगी। तो ये इसका कंप्लीट ग्राफ हो गया, एक ही चीज में हमें तीनों चीजें समझ में आती, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आपको समझना बहुत आवश्यक है, आपको एग्जाम में अगर डेरिवेशन आता है तो अगर आप इन चीजों को भी एक्सप्लेन करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशन था, वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है, 26 मिनट। सेकेंड एप्लीकेशन भी मैं बता सकता हूं अगर आप चाहो तो, वरना आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, उसको बता ही देते हैं, वरना अपना एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ताकि अगले वीडियो लेक्चर में हम हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट करें, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन देख रहा हूं मैं, एप्लीकेशन जिसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या है, ड्यू टू ए चार्ज इंसुलेटेड, ओहो इंसुलेटर भी आ गया, ड्यू टू ए चार्ज इंसुलेटेड, इंसुलेटेड इसको बोला जा सकता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है, इसको भी समझना आप। मेरे पास चाय आ गई तो बच्चा मैं चाय की चुस्की लूंगा, पर इसको अदरवाइज मत लेना, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या होता है, पहले ये चीज हम समझ ले कि ये हमारा कोई इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर में क्या है कि चार्ज सरफेस पर नहीं होता है, उसको चार्ज जहां पर दिया हुआ है वहीं पर रहेगा, मतलब अगर इसको सरफेस के अंदर दे दिया तो चार्ज इसके अंदर है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। किसका कैलकुलेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर है, इंसुलेटर है मतलब उसके सरफेस पर चार्ज नहीं है, अब उसके अंदर जिस पॉइंट पर उसको चार्ज दिया है बस वहीं पर है। तो यूं समझ लो कि उस पर क्या बोला है, चार्ज है, ऑलरेडी चार्ज है, मतलब उसको हर पॉइंट पर चार्ज दिया हुआ है, मतलब उसके अंदर चार्ज है। ये कैसा है हमारा, चार्ज इंसुलेटर है, चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। इंसुलेटर क्या होता है कि जिसके सरफेस पर चार्ज नहीं होता है, उसको जिस पॉइंट पर हम चार्ज देते हैं बस वहीं पर रिसाइड होके बैठ जाता है। तो यूं समझ लो कि अगर वो बोल रहा है कि आपको डेरिवेशन करना है यूजिंग चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर, तो ये हम कैसे लेके चलें कि हमारा एक इंसुलेटिंग स्फीयर है जो कि चार्ज है, चार्ज इसका मतलब उसके अंदर चार्ज है, ठीक है। तो इसके केस में हमें कैलकुलेशन करना है। तो आपको एक चीज बता दूं, आप खुद देखना कि अगर पॉइंट हमारा आउटसाइड है, मतलब वही वाला सेम केस, सेंटर पॉइंट है, इसकी रेडियस आर है, और हमें अगर किसी पी पॉइंट पर कैलकुलेशन करना है जो कि आर डिस्टेंस पर है, तो वो जो कैलकुलेशन करेंगे, और दूसरी जो कैलकुलेशन है कि पॉइंट हमारा सरफेस पर है, कौन से वाली कैलकुलेशन, सरफेस वाली, कि पॉइंट कहां पर आ गया, यहाँ पर, मतलब ये जहां पर आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों ही केस में जो डेरिवेशन निकलेगा वो आपका सेम निकलेगा, जो कि हमने पिछले वाले केस में देखा है, सेम एज इट इज, मतलब डिक्टो कॉपी, कोई भी चेंज नहीं, सेम प्रोसीजर लिखना है, सेम सारी चीजें लेकर चलना है, क्योंकि भैया पॉइंट बाहर था, क्या फर्क पड़ रहा है, एक प्लस चार्ज के कारण ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, तो वही कैलकुलेशन, वही वैल्यू निकल कर आएगी हमारी KQ बाई आर स्क्वायर। देखना आप खुद पढ़ना, उसको समझ में आ जाएगा। दूसरा कि अगर पॉइंट हमारा किस पर आ गया, सरफेस पर, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, KQ बाई कैपिटल आर स्क्वायर,
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां से यहां तक आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही इसके अंदर घुसेंगे हम, तो लास्ट वाले केस में जब हमने कंडक्टिंग स्फीयर लिया था तो चार्ज सरफेस पर था, अंदर कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर क्या है, चार्ज सरफेस पर नहीं है, सारा अंदर है। तो इसलिए इस वाली जो चीज है, थर्ड वाला केस है, जब हम देखेंगे पॉइंट कहां पर है हमारा, इनसाइड दी स्फीयर है, इनसाइड दी कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग स्फीयर है। तो वहां पर थोड़ा सा डेरिवेशन में चेंज आता है, बस वही चेंज है। तो देखो आप समझो इसको, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गया ना कि शुरू के जो दोनों केसेस हैं वो बिल्कुल सेम है जो कि हमने अभी लास्ट वाले डेरिवेशन में करे हैं। अभी हमारा थर्ड वाला जो केस है उसको मैं आपको समझा रहा हूं कि ये हमारा एक चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर है कि चार्ज सारा अंदर पड़ा हुआ है, ये समझ लो जैसा चार्ज अंदर है, पूरा ये चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, वही वाली सारी चीजें। इसके अंदर पॉइंट कहां पर है हमारा, इनसाइड है, मतलब ये पी पॉइंट ले लिया और यहां पर एक गॉसियन सरफेस बना दी मैंने। ठीक है, यहां पर एक स्मॉल एरिया ले लिया मैंने जिसको बोल दिया डीएस। सारा वही चीज करते जाएंगे बच्चों। ठीक है, ये पॉइंट का नाम है पी, इस डिस्टेंस पर है स्मॉल आर, ये हमारा कैपिटल आर था पूरे वाले स्क्वायर का। ठीक है, ये स्मॉल एरिया क्या ले लिया मैंने बच्चों, डीएस। ठीक है, तो ये इसकी डीएस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, यही रहेगी हमारी डीएस वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की साइड में। और ये अगर चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही वाली डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वही वाली चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है अपना, 0 डिग्री। यहां तक चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। क्या है कि बाय डेफिनेशन क्या देखा था, किसकी डेफिनेशन, फ्लक्स की डेफिनेशन। फ्लक्स में क्या देखते हैं हम, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। एंगल 0 है, एंगल 0 इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस में, तो cos 0 की वैल्यू 1, मतलब डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक है, तो फाई की वैल्यू निकालना मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई मतलब ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। डीएस मतलब कैसा स्क्वायर है अपना, स्क्वायर है, मतलब कैसा गया स्क्वायर है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मतलब इस स्मॉल का पूरे का इंटीग्रेशन, मतलब वो किसके इक्वल आ गया हमारा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 पाई स्क्वायर, तो ये इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाले को देख रहे हैं ना अपन, इस वाले केस में तो स्मॉल आर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आएगा, फर्स्ट नंबर की इक्वेशन। लास्ट वाले वीडियो में भी हमने ये चीज करी थी, तो वही यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बाय डेफिनेशन फाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 दिया है। दूसरी चीज हम क्या देखें कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखे, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। इसको इधर बोर्ड पे दिखेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे दिख गया। हाँ, इसी के बात कर रहा हूं ना, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, देखना बहुत सारी सिंपल सी चीज है, बस थोड़ा सा जो फर्क है उस चीज को समझा रहा हूं मैं कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि जो फाई है, सॉरी हाँ फाई जो है, फाई किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज इन द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है भाई, ये जो स्क्वायर था इसके अंदर कितना चार्ज था मेरा, क्यू था। ठीक है, जो कि कैसा था, चार्ज इंसुलेटर, सॉरी कंडक्टर नहीं था, इंसुलेटर। तो ये चार्ज इंसुलेटर का जो चार्ज था वो कितना था, क्यू है। तो ये क्यू किसके अंदर था, इस बड़े वाले स्क्वायर के अंदर था ना, मतलब इसके पूरा वॉल्यूम में था। ये हमारा क्या था बच्चों, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर था, ये स्क्वायर। तो ये कैसा था, हमारा चार्ज था, सारे के अंदर प्लस 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 लिखा हुआ था मैंने, तो वो चार्ज किसके इक्वल था, मेरा क्यू के इक्वल। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो समझना कि ये हमारा कैसा है, एक स्क्वायर है। मतलब सीधा मतलब है इसका कि अगर हमारा सॉरी स्क्वायर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, मैं इधर समझा रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये मैथ्स का फॉर्मूला है, इसका स्क्वायर का वॉल्यूम। देखो सरफेस के ऊपर बात थी तब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, भैया सरफेस के ऊपर चार्ज था उसको मैंने क्यों बोल दिया था, क्योंकि हमें अंदर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर किसी बॉक्स के अंदर, मतलब यूं समझ लो कि हमारे पास कोई बक्सा है, उसके अंदर चार्ज, तो उसके अंदर चार्ज है अगर टोटल, तो वो किस में फैला हुआ है, उसके पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो हम वॉल्यूम किसका देखेंगे इस केस में, स्क्वायर का वॉल्यूम। स्क्वायर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो सीधा मतलब है कि हमारा जो 4/3 पाई आर क्यूब है, समझना देखो 4/3 लिखा है ना यहाँ पर लिख रहा
हूँ ना, ठीक, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा कि जो 4/3 पाई आर क्यूब है हमारा वॉल्यूम, इस वॉल्यूम पर कितना चार्ज है मेरा बच्चों, कितना है, क्यू चार्ज, समझ रहे हो। इस 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब ये कैपिटल वार, इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले के ना, मतलब इस बड़े वाले स्क्वायर के। तो इस पूरे पर कितना वॉल्यूम, कितना चार्ज था बच्चों, क्यू चार्ज था। तो यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज होता है, यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, हो जाएगा इतना। ये चीज समझ में आए तुम्हें कि क्या बताना चाह रहा हूं। अरे सिंपल वही वाली चीज है, यूनिटी थ्योरम जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना यूनिटी यूज करना। मतलब एक एग्जांपल ले लेता हूं सिंपल, कि मतलब अगर ऐसा है कि 10 बनाना है, 10 केले की कीमत कितनी है मेरी, 10 केले की कीमत है मान लो 20 रुपए, 10 केले की कीमत 20 रुपए है। तो एक केले की कीमत कैसे निकालते हैं, एक केले की कीमत ये 20 डिवाइडेड बाई 10 ही करते हैं, जो कि किसकी को लाता है, 2 रुपए के बराबर। तो एक केले की कीमत 2 रुपए, तभी तो 10 केले की कीमत 20 रुपए निकली ना। तो वही वाली चीज यहाँ पर है कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम पर चार्ज कितना था, क्यू है, तो उसके यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यू। तो ये चीज बताने का क्या मतलब है, क्योंकि हम उस वाले वॉल्यूम को लेके, किसको, यूनिट वॉल्यूम पर कितना है, इतना चार्ज है। तो हमें कौन सा वॉल्यूम लेना है, इस गॉसियन सरफेस का, मतलब इस गॉसियन सरफेस पर जो चार्ज है वो देखना है हमें। भैया टोटल इस पे जो चार्ज था उसकी वैल्यू क्यू थी, तो हमने क्या निकाल लिया, उसके यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, इतना। तो अब हमें क्या लेना है, ये जो गॉसियन सरफेस, क्योंकि जो पॉइंट है हमारा वो अंदर है, तो अंदर में हमने गॉसियन सरफेस बना ली, मतलब इसके अंदर कितना चार्ज, मतलब खाली इस सरफेस में इसके अंदर कितना चार्ज, तो वो कैसे निकालेंगे, इससे कि यूनिट वॉल्यूम पर अगर इतना चार्ज है तो हमारा ये जो है ये भी एक स्फीयर है, ये गॉसियन सरफेस जो ये भी एक स्फीयर है, इसका क्या वॉल्यूम होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब, इसकी रेडियस कितनी है आर। तो इस पर वॉल्यूम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये जो है इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, मतलब ये जो था हमारा क्यू अपॉन, ये दिख रहा है नहीं दिखेगा, इसको मैं यहां से यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, देखना यूनिट वॉल्यूम पर इतना चार्ज था, तो 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब, इस वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा, जो चार्ज था, ये जो चार्ज था उसको 4/3 पाई आर क्यूब से मल्टीप्लाई करना। अभी ये क्या था, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। इसको क्योंकि ये यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज था, तो यूनिट वॉल्यूम वाली बात तो ये हो गई। अब हमको इतने वॉल्यूम पर निकालना, तो इतने वॉल्यूम पर निकालने के लिए उस यूनिट वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई करना है, पाई। मेरी बात समझ में आई ना, मैं एक बार फिर से समझाता हूं, वही वाला एग्जांपल कि अगर 20 केले की कीमत, 20 केले कितने में मिल रहे हैं मुझे, जरा लिख लो कि अगर 20 केले सॉरी 10 केले मुझे अगर 20 रुपए में मिल रहे हैं, 10 केले 20 रुपए में, तो एक केला कितने में आएगा, 20/10, जो कि 2 रुपए के बराबर होगा, ठीक है ना। 10 केले अगर 20 रुपए में थे तो एक केला कितने में आएगा, 2 रुपए में। तो अगर मेरे पास एक केले की कीमत आ गई तो मैं चाहे जिसकी निकाल सकता हूं। अगर कोई बोलता है 500 केले की निकाल बच्चा, तो 500 केले की कीमत के लिए क्या करूंगा, जो वैल्यू है ये 2, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 1000 रुपए हो जाएंगे। कोई बोलता है 600 केले की कीमत, तो 600 केले के लिए क्या करूंगा, वो 2 जो आया उसमें 600 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वही तो कर रहा हूं, वही डेरिवेशन के रूप में, बस और कुछ भी नहीं। तो हमने क्या लिखा, ये सारा चीज लिख दिया। अब जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो, और कुछ नहीं। 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल। अब ये जो बचा है, ये कितना बचा है, क्यू आर क्यूब और डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। मतलब इतने वॉल्यूम का, मतलब इस वाले अगर गॉसियन सरफेस की बात करूं तो उस पर चार्ज जो है वो कितना है, उसको क्यू डेज बोल देता हूं। मतलब इस गॉसियन सरफेस पर जो चार्ज है, किसका चार्ज है, चार्ज ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का चार्ज। तो गॉसियन सरफेस पर जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी निकल के आई बच्चों, क्यू आर क्यूब बाई क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। तो बस हमारा काम हो जाएगा यहां से, ठीक है। समझना बहुत सिंपल सी चीज है, एक बार जब यहां से समझ लोगे तो उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारा जो फाई है, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0
टोटल चार्ज कितना है अपने इस केस में क्यू डैश, मतलब ये जो है इसकी वैल्यू, इसको मैं पहले प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूँ, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, ये क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, तो क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब और उसके डिवाइड में एप्सिलॉन जीरो, तो वो एप्सिलॉन जीरो यहाँ पर आ जाएगा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये थी मेरी, फाई इज इक्वल टू ई डॉट 4 पाई स्मॉल आर था ना, हाँ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ये इक्वेशन नंबर 2 निकाल दी, दोनों को यूज कर लो। दोनों को यूज करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ई इज इक्वल टू, ये देखो ये भी फाई है, ये फाई है, लेफ्ट हैंड इक्वल है, राइट हैंड ये दोनों को इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो इन दोनों को इक्वल इक्वेट करेंगे तो ई की वैल्यू निकालना है, तो ये किधर चला जाएगा, इस 4 पाई आर क्यूब के साथ में। मतलब आपका जो ई की वैल्यू निकल कर आएगी वो ऐसे निकल कर आ जाएगी। इसको चलो लिख देता हूँ, पूरा नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इसके इक्वल है हमारा क्या निकला, क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब एप्सिलॉन जीरो। ठीक है बच्चों, क्यू आर क्यूब इंटू आर क्यूब एप्सिलॉन जीरो, सॉरी क्यू डैश क्या था मेरा, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो क्यू कहाँ गया, कुछ न कुछ लोचा हो गया है। फाई की वैल्यू क्या है, समेशन क्यू अपॉन ये थी, क्यू डैश की वैल्यू थी क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। एप्सिलॉन जीरो आना चाहिए था, क्यू कहाँ से आ गया, हाँ एप्सिलॉन जीरो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन जीरो। तो ये किसके इक्वल हो गया, ई। हमें ई की वैल्यू निकालना है, तो ई की वैल्यू किसके आ जाएगी इक्वल बच्चों, यहाँ से जो जो चीज कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देना, नहीं हो रही है तो रहने देना। ये क्यू आर क्यूब ऐसा कैसा है, ये नीचे वाला आर क्यूब एप्सिलॉन जीरो ऐसा कैसा है, और ये 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कटेगा तो यहाँ से एक आर बचेगा खाली। तो ये ई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, क्यू आर, एक आर स्क्वायर से एक आर कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो एक आर बचा है, यहाँ पर एक आर बचा है। ठीक है ना, तो आर लिखता है, क्यू इंटू आर बचा, नीचे क्या बचा आर क्यूब, ठीक है ना आर क्यूब, हाँ ठीक है आर क्यूब, और ये एप्सिलॉन जीरो 4 पाई, बस ये हमारा बचा है। तो अब यहाँ पर देख लो, इसको मैंने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये 4 पाई एप्सिलॉन जीरो किसके बटे में, 1 के बटे में, ये किसके बराबर होता है, के बराबर क्यू आर वैसा क्या वैसा है क्यू आर और डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये हमारा डेरिवेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, किस केस में, कि जब हमारे पास कैसा है, इंसुलेटेड है, चार्ज इंसुलेटेड स्फीयर है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन हो जाता है, क्योंकि इसकी जो दोनों पहले केस थे, कौन से वाला, कि अगर पॉइंट हमारा आउटसाइड है या पॉइंट सरफेस पर है, तो दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वही वैल्यू निकलेगी जो हमने पिछले डेरिवेशन में करा, सेम एज इट इज। बस थर्ड वाला खाली इनसाइड वाला लफड़ा था, तो इनसाइड वाले केस में हमने क्या लिया है कि पॉइंट अंदर है, तो पॉइंट अंदर है तो इसकी एक गॉसियन सरफेस बना दी। हमें क्या पता है कि ये कैसा है, चार्ज इंसुलेटर है, इंसुलेटर है मतलब चार्ज इसके अंदर है। तो हमने शुरुआत क्या करी कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में अगर क्यू चार्ज है तो उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर उसके यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है तो उसकी गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम है उस पर कितना चार्ज हो जाएगा, उसकी वैल्यू निकाल दी, वो ये निकल गई। बस उसी को हमने हमारे गॉस लॉ की हेल्प से लिख दिया, इक्वेशन 1 निकाल ली, इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर कर दिया तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू आर अपॉन आर क्यू। इसका भी अगर हम जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका भी ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनेगा सेम। अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि ग्राफ कैसे बनाया हुआ है, मुझे आ गया ना, तो बहुत अच्छी बात है कि ये हमारा वही वाला कैसा है, इंसुलेटेड स्फीयर है, इसका ये सेंटर है, यहाँ से हमने एक एक्सिस इधर ले ली वर्टिकल, इधर हॉरिजॉन्टल, ये हमारा आर की डायरेक्शन है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, जैसे इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको सबसे पहले जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है, ये पी पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू शुरुआत में जैसे उस केस में 0 मिली थी, यहाँ पर क्या मिलेगी, ये मिलेगी। इसकी वजह क्या है मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, दूसरा हमारा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की या आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये वाला केस हमारा कैसा है, ये वाला केस कौन सा वाला है बच्चों, कि जब आर हमारा ग्रेटर देन आर हो, मतलब जो पॉइंट है, पॉइंट जो है वो आर डिस्टेंस पर है, वो
इस अंदर वाले जो आर से उससे बड़ा है, तो उस वाले केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे वैसे वैसे घटती हुई मिलेगी। सरफेस पर जो वैल्यू है वो सेम है जो लास्ट वाले केस में थी हमारे आर इक्वल टू आर पे, वही वाले आर इक्वल टू आर पे, पर जो आर लेस देन आर है, मतलब ये वाला जो केस है, कौन सा वाला, यहां से यहां तक का जो केस है, ये तो सरफेस वाली केस हो गया। इसके बाद वाला जो ये आ रहा ग्राफ, ये किसका हो गया, आर इज ग्रेटर देन आर वाला, ये सरफेस वाला। और इसके पहले जब आर लेस देन आर था, मतलब ये आर लेस देन आर था, आर लेस देन आर मतलब पॉइंट अंदर था, तो अंदर वाले केस का डेरिवेशन हमने क्या निकाला है बच्चों, देखो यहाँ पर जी। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर आर बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, ठीक है ना। ये डेरिवेशन निकला है ना बच्चों आपको, तो यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो आर है, आर मतलब उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये वाला जिसको बढ़ा रहा है, तो ये जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, ये डेरिवेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन से ही तो ग्राफ बना है। तो हमने देखा कि अगर आर इक्वल टू आर है, मतलब सरफेस पर पॉइंट है, तो जो पुराना केस था वही सेम केस यहाँ पर भी। उसके बाद अगर आर ग्रेटर देन आर है तो वही जो पुराना केस था वैसे सेम केस है, बस जो फर्क आया वो कहां पर आया, आर लेस देन आर में। और हमें पता है कि आर लेस देन आर पर ग्राफ ये बन रहा है, कैसा, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। और क्यों बन रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीधा मतलब है कि जैसे जैसे आप आर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ई भी बढ़ेगा, मतलब ये वाली चीज हुई कि आर इधर बढ़ाओगे तो इधर ई भी बढ़ेगा, मतलब ये कहीं से इसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर, जिसमें कि हमने क्या चीजें पढ़ी है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चार्ज मतलब सारा चार्ज रेस्ट पोजीशन में, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना। कूलम्ब फ्लो हमने पढ़ा है, कूलम्ब फ्लो के बाद में हमने अलग अलग केसेस की मेथड ऑफ चार्जिंग क्या थी, चार्ज क्या था, कूलम्ब फ्लो हमने पढ़ा, कूलम्ब फ्लो के कुछ डेरिवेशन हमने करे। उसके बाद हमने गॉस लॉ, उसके पहले फ्लक्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन हमने पढ़ी है। उसके बाद गॉस लॉ और गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी है। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर या पहला अध्याय खत्म हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट या सेकंड चैप्टर बोल दो उसको, वो आएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको हम अगले वीडियो लेक्चर से इंक्लूड करना चालू कर देते हैं। यहाँ तक की चीजें आप राइट डाउन कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, मुझे इंटीमेट कर देना आप लोगों, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास मेरा खुद का मतलब पर्सनल नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, काफी बड़ा वीडियो लेक्चर है, बाकी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैंने 2 एप्लीकेशन है आपको बताइए, ठीक है। इन 2 एप्लीकेशन मतलब आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो 6-7 एप्लीकेशन है, पर 6-7 ऐसा कोई हाई फाई वाला कुछ काम सीन नहीं है, मतलब हर जगह कुछ न कुछ का कैलकुलेशन कर रहा है, किसकी हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से, दैट्स ऑल, ठीक है। तो उनको आप खाली देखोगे भरना तो आपको 3-4 तो ऐसे ही समझ में आ जाए, और 1-2 तो मैंने समझाते, तो बच्चा क्या फिर कुछ भी नहीं पाए, ठीक है। तो ये वाली चीजें और कुछ अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।